हेलो फ्रेंड्स। चुनावी दौर आ चुका है और अब धीरे 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 2024 का चुनाव, उसके पहले भी कुछ चुनाव है जैसे कि राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, पर अभी जो सबसे बड़ा फोकस है वो है 2024 का चुनाव। प्रधानमंत्री कौन, और इस प्रधानमंत्री कौन में जो सबसे बड़ा दाव ऑपोजिशन ने खेला है वो है ऑपोजिशन की एकजुटता। और उस एकजुटता का नाम उन्होंने बखूबी रखा है INDIA, जिसे शॉर्ट में इंडिया कहते हैं। और ये रूलिंग पार्टी बीजेपी के लिए काफी घातक साबित हो सकती है, क्योंकि अब वो ये कहना उनके लिए काफी मुश्किल है कि हम इंडिया को हराएंगे, क्योंकि ये कहने से ही उनकी अच्छी खासी जो पब्लिक सेंटिमेंट्स है, क्योंकि ये कहने से ही वो पब्लिक सेंटिमेंट्स को हर्ट कर जाते हैं। खैर, मुद्दे पे आते हैं। और तो मुद्दा ये है कि क्या सच में 2024 में ऑपोजिशन अलायंस बना करके बीजेपी को हरा सकती है। तो आइए इस बात को सिलसिले वाइज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इस बात को समझने के लिए मैं ये कह सकता हूँ आपको कि हर सिक्के के दो पहलू है। एक पहला जहाँ बिल्कुल ऑपोजिशन बीजेपी को हरा सकती है, और दूसरा पहलू ये है कि बीजेपी फिर से सत्ता में 2024 में वापस आ सकती है। तो आइए समझते हैं किन किन हालातों में बीजेपी हार सकती है और किन किन हालातों में बीजेपी वापस आ सकती है। तो पहले साइड जहां सब कुछ ऑपोजिशन के लिए अच्छा घटे, सब कुछ ऑपोजिशन अच्छा करे, और जो कुछ भी हो ऑपोजिशन के फेवर में हो, INDI के फेवर में हो, तो वो पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर मैं बताता हूँ। देखिए दोस्तों, इन्होंने क्या डिसाइड करा है कि जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज है, मेजर पार्टीज है, वो सब अलायंस बनाएगी। और जहां जहां बीजेपी चुनाव लड़ रही है ऑलमोस्ट 543 सीट्स में, तो ये भी उन सारी सीटों में एक कैंडिडेट उतारेगी। इसका मतलब है जहां कांग्रेस स्ट्रांग है वहां कांग्रेस अपनी उम्मीदवार को उतारेगी, तो उस सीट पे TMC, SP और RJD, JDU ये कोई कैंडिडेट नहीं उतारेंगे, यानी 1-to-1 होगा बीजेपी वर्सेस वन सिंगल नॉन बीजेपी। मतलब जहां पे बीजेपी वहां कुछ कांग्रेस का कोई प्रत्याशी खड़ा होगा, दूसरे सीट में बीजेपी तो वहां TMC का कोई प्रत्याशी खड़ा होगा, तीसरे सीट में अगर बीजेपी तो वहां SP का प्रत्याशी खड़ा होगा, लेकिन वहां पे और किसी भी पार्टी, मेजर पार्टीज के कोई प्रत्याशी, कोई मेंबर खड़े नहीं होंगे। इसका मतलब है 1-to-1 फाइट होगा। या तो आप बीजेपी को चाहते हैं तो बीजेपी को वोट देंगे, आप बीजेपी को नहीं चाहते तो आप नॉन बीजेपी को वोट देंगे। मतलब आपका वोट INDIA अलायंस के लिए होगा। तो यहाँ पर बहुत हद तक दोस्तों ऐसा तो हो सकता है कि जिनकी पसंद बीजेपी नहीं है, पहले क्या होता था, जिनकी पसंद बीजेपी नहीं होती थी वो या तो वो कांग्रेस को वोट देते थे, या वो SP को वोट देते थे, या वो TMC को वोट देते थे। पर इस केस में क्या होगा, जिनकी पसंद बीजेपी नहीं है वो उसके पास मेजर एक ही ऑप्शन रहेगा, वो INDIA अलायंस में जो उम्मीदवार वहां पर खड़ा हो, चाहे वो कांग्रेस के लिए वहां से खड़ा हुआ हो, या वो SP के लिए खड़ा हो, या TMC के लिए, या RJD के लिए, या JDU के लिए, इनमें से कोई एक ही पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव वहां खड़ा होगा जो कि INDIA अलायंस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर जो नॉन अपोजिशन पार्टीज के जो वोट बटते थे वो बटेंगे नहीं, और सिर्फ एक पार्टी INDIA अलायंस को जाएगा। तो इससे बहुत हद तक नुकसान बीजेपी को हो सकता है। तो अगर ऐसा होता है, तो अगर हर सीट पे अगर अच्छा खासा नुकसान होता है और वोट जो बटता नहीं है ऑपोजिशन का, तो फिर तो बहुत सारे सीट्स ऐसे होंगे जहां ऑपोजिशन आराम से बीजेपी को हरा पाएगी। क्योंकि अब तक क्या होता आ रहा था कि जहां पर बीजेपी खड़ी होती थी वहां पर कांग्रेस के भी प्रत्याशी खड़े होते थे, वहां पर SP के भी प्रत्याशी खड़े होते थे, वहां पर TMC के भी होते थे, RJD के होते थे, JDU के होते थे। तो वोट जो ऑपोजिशन का था बढ़ता था। अब इन सारे मिलाकर सिर्फ एक प्रत्याशी खड़ा होगा, तो उनका वोट बटेगा नहीं, सटेगा, और सटेगा तो फिर बीजेपी सत्ता से हटेगा। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा बहुत बड़ा फैक्टर क्या है जो अपोजिशन के फेवर में जा सकता है, वो है ये इन्होंने जो नाम रखा है INDIA, जिनका शॉर्ट फॉर्म है इंडिया। ये ऑपोजिशन के फेवर में इसलिए जा सकता है क्योंकि बीजेपी अक्सर अपने ऑपोजिशन को काफी जोर शोर से उनके नाम का मजाक उड़ाया करती थी, लेकिन इस बार वो INDIA का मजाक नहीं उड़ा पाएगी, क्योंकि INDIA का मजाक उड़ाने का सीधा सा मतलब होगा इंडिया का मजाक उड़ाना। इस तरह से ऑपोजिशन इस बात को रखेगी तो पब्लिक सेंटीमेंट हर्ट होगा, तो बीजेपी ये नहीं कर पाएगी। तो ये INDIA नेम जो इन्होंने रखा है अलायंस का, जिनका शॉर्ट फॉर्म इंडिया है, वो काफी सोच समझ कर रखा गया। तीसरा, एंटी इनकम्बेंसी तो बनती है, क्योंकि 10 साल से अगर कोई पार्टी सत्ता में है तो ऑब्वियस बात है जवाबदेही हर छोटे बड़े काम की उनकी होती है। तो अब जो जनता होती है वो कहीं ना कहीं 10 साल होने से उबने लगती है उसी सरकार से। तो ये एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी
को हटा सकती है और ये एंटी इनकम्बेंसी का ऑपोजिशन यूज कर सकती है। तो तीसरा फैक्टर जो एंटी इनकम्बेंसी का है वो ऑपोजिशन इसका फायदा उठा सकती है। हाँ, चौथा जो सबसे बड़ा कारण है वो है कि हाल ही के दिनों में आपने देखा कर्नाटका कांग्रेस ने जीता, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने जीता, दिल्ली के जो एमसीडी के चुनाव हुए थे वो आम आदमी पार्टी ने जीती, टीएमसी ने बीजेपी को काफी बुरी तरह से बंगाल में हराया। तो आप देख सकते हैं कि हाल ही के दिनों में ये बहुत सारे ऐसे जो इलेक्शंस हुए जिसमें बीजेपी बहुत सारे इलेक्शन जीती भी है, लेकिन बहुत सारे इलेक्शंस बीजेपी खो दी। जैसे कर्नाटका बीजेपी के हाथ में था, उन्होंने खो दिया। हिमाचल प्रदेश बीजेपी के हाथ में था, उन्होंने खो दिया। दिल्ली के जो चुनाव में एमसीडी बीजेपी 15 साल से उनके हाथ में था, वो भी उनके हाथ से चली गई। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी भी सत्ते से कुछ कुछ जगह पे लोग उन्हें अब नकार रहे हैं। तो ये बीजेपी के लिए सही नहीं है और ऑपोजिशन इस चीज को बुना सकती है। पांचवा जो पोजीशन को हेल्प कर सकता है वो है बीजेपी का अपना खुद का इमेज में कहीं ना कहीं डेंट हो रहा है। तो सबसे पहला चीज है किसान आंदोलन से बीजेपी की इमेज में डेंट आया और पहली बार कोई एक चीज में जिसमें प्रधानमंत्री खुद उस बिल को वापस ले गए, ऐसा पहली बार हुआ है। दूसरा जो है ब्रिजभूषण का जो केस चल रहा है, ये भी बीजेपी की इमेज को डेंट कर रहा है। यूपी में भी बहुत सारे ऐसे केसेस आए थे जहां बीजेपी के इमेज को डेंट हुआ। उनके खुद के एमएलए पे बहुत ही मतलब क्रिमिनल रिपोर्ट्स निकल कर आई थी। उसके बाद आप बात कर सकते हैं जहां पर बीजेपी की इमेज डेंट हो रहे हैं, मणिपुर वायलेंस की आप बात करो जहां पर बीजेपी की इमेज में दाग लग रही है। तो ये सारे ऐसे ऐसे मुद्दे हैं। और आप महंगाई की बात करो, टमाटर के दाम ऐसे ही आसमान पर है और ऐसे भी आप देखेंगे तो महंगाई बेरोजगारी देश में अच्छी खासी बढ़ी हुई है। तो ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी के फेवर में नहीं है, ऑपोजिशन के फेवर में है। तो इन सारे मुद्दों को अगर बुना लेती है ऑपोजिशन, ये चीज फेवर करते हैं ऑपोजिशन के सत्ता में आने का। पर ये हुआ सिक्का का पहला पहलू, लेकिन जो दूसरा पहलू है दोस्तों उसे भी आपको समझना होगा। और सबसे मजेदार बात मैं आपको बताता हूं कि ये अलायंस तो आपने बनाया, 1 to 1 फाइट आपने करा, लेकिन 2019 का अगर रिजल्ट मैं आपके सामने रखता हूं, 2019 में आपको मालूम है कि 543 टोटल सीट्स और मेजोरिटी के लिए आपको 272 सीटें चाहिए होती है अगर आपको अपने दम पर सरकार बनानी है। और पिछले 2 बार से बीजेपी 272 का जादुई आंकड़ा खुद अपने दम पर पार कर चुकी है। लेकिन 2019 में अगर दोस्तों मैं आपको बताऊं, 224 सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी का जो वोट परसेंट शेयर है वो 50% से ज्यादा है। जी हाँ, 224 सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी का वोट शेयर 50% से भी ज्यादा है। तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि आप जितना भी अलायंस बना लें, 224 सीटें तो बीजेपी आराम से यूं ही जीत जाएगी। अगर ये रिपीट होता है तो, अगर ऐसा ही कुछ रिपीट होता है तो 224 सीटें तो बीजेपी आराम से जीत जाएगी। और अगर 224 सीटें वो आराम से जीत गई, जिसमें कि आराम से जीत गई, तो उनको सिर्फ और 40-50 सीटें जितनी और रह जाती है। और 40-50 सीटें अगर वो जीत जाती है अपने दम पर या अपने अलायंस, उनकी भी जो अलायंस है एनडीए की अलायंस है, तो फिर तो वो इस जो अपोजिशन का अलायंस है उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जिस सीट से खड़े होते वाराणसी, वहां पिछले बार 63% वोट उनको मिला था। इसी तरह से आप दूसरे सीट्स में भी देख सकते हैं जहां बीजेपी की सीटें को मतलब बीजेपी जहां से लड़ी है वहां 50% से ज्यादा है। अमेठी में खुद 50% के अराउंड इसमें ईरानी ने जीता है। तो ऐसी बहुत सारी सीटें हैं दोस्तों जहां पर आप देख सकते हैं कि 50% से ज्यादा सीटें पर बीजेपी आराम से जीतती चली आती है। ये एक बहुत बड़ा जो फेवर में बीजेपी के 224 सीटें हैं। और पिछली बार कुछ अलायंस भी थी जो बीजेपी के साथ, इस बार नहीं है। जैसे जेडीयू को उन्होंने सीट शेयर किया था, रियल जो पहली जो शिवसेना हुआ करते थे उनको सीट शेयर किया था, तो उनमें से भी कुछ सीटें थी जो 50% से ज़्यादा जीती थी। और ऐसा तो नहीं है दोस्तों, जो अगर मैं दूसरी फैक्टर की बात करूं तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा कि 1 to 1 तो ठीक है, बट जो छोटी छोटी इंडिपेंडेंट पार्टीज है वो भी चुनाव लड़ते हैं। और दूसरी बात मैं बता दूं, कुछ ऐसी भी पार्टीज है जो दोनों खेमे में नहीं है, ना ही INDIA में है ना ही वो एनडीए में है। जैसे कि मायावती जी की जो पार्टी है बीएसपी, वो किसी भी को फेवर नहीं कर रही। तो ये तो यूपी में चुनाव लड़ रही है, फिर तो यूपी में चुनाव त्रिकोणीय आप बोल सकते हैं। बीजेपी भी मतलब एनडीए भी लड़ रही होगी, INDIA भी लड़ रही होगी और बीएसपी भी लड़ रही होगी। तो फिर तो बीजेपी के लिए आसान हो जा रहा है यूपी के 80 सीट में से मैक्सिमम सीटें निकालना। 80 सीट में से 60-70 सीट निकालने से बीजेपी को तो मतलब 272 का एक तरह से आप बोल सकते हैं कि 1/4 सीटें वहां से निकल जाती है। उसके बाद गुजरात है,
राजस्थान, एमपी, ये सब तो बीजेपी हर बार 2014, 2019 में भर-भर के सीटें ले गई है। दिल्ली से तो पूरा साफ पत्ता साफ कर देती है ऑपोजिशन का वो। तो ये ऐसी सीटें हैं जहाँ बीजेपी आराम से क्लीन स्वीप करती आ रही है और 50% से ज़्यादा वोट शेयर लेकर आती है। तो दोस्तों फिर ये बीजेपी के लिए उतना टफ नहीं होगा। दूसरा फैक्टर उन्होंने बता दिया कि ऑपोजिशन अलायंस तो बनाई है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी पार्टीज है जो किसी भी अलायंस में नहीं है, वो ऑपोजिशन का रोल खराब करेगी। तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर है, हम सबको याद रखना चाहिए कि ऑपोजिशन हमेशा उसी एक फैक्टर को ही हराने के लिए लड़ती है, मोदी फैक्टर। मोदी फैक्टर आज भी दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है और आज भी दोस्तों मोदी फैक्टर उतना ही जोर शोर से लगा हुआ है बीजेपी को वापस से सत्ता में लाने के लिए, क्योंकि ऑपोजिशन के पास आज भी इस चेहरे को हराने के लिए दूसरा चेहरा तैयार नहीं है। क्योंकि ऑपोजिशन में सारे बड़े बड़े चेहरे हैं, लेकिन कौन एक बड़ा चेहरा होगा जो मोदी के खिलाफ खड़ा होगा। दोस्तों आजकल वोट चेहरे देखकर भी होते हैं। आपको याद होगा कि बंगाल की जब इलेक्शन हो रही थी तो बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगाई थी टीएमसी को हराने के लिए, लेकिन ममता दीदी से बड़ा चेहरा बंगाल में बीजेपी खड़ा नहीं कर पाई थी और मात्र एक कैंडिडेट, मात्र एक पॉलिटिकल लीडर ने पूरे बीजेपी खेमा को हरा दिया था। उसी तरह से बीजेपी के पास जो मोदी जी है, मोदी जी के खिलाफ आज तक और अब तक ऑपोजिशन ने एक बड़ा चेहरा नेशनल लेवल पे खड़ा नहीं करा है और ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो बीजेपी को बार बार सत्ता में ला रही है। और अगर मोदी जी के से बड़ा चेहरा नेशनल लेवल पे वो नहीं लाई, ऑपोजिशन ने चेहरा नहीं अपना बताया कि प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन होंगे, तो मोदी जी का फिर से वापस आना तय है। तीसरा ये मैंने बता दिया दोस्तों। चौथा जो सबसे बड़ा फैक्टर है जो बीजेपी को फिर से वापस ला सकती है, बीजेपी का बार बार इकोनॉमी में सुधार लाना, भारत को एक यूके से बड़ा इकोनॉमिक पावर बना देना। बस तो देख सकते हैं सिक्योरिटी पे इन्होंने जो काम किया है, 370 धाराएं हटाई है, जो कि बहुत लोगों के फेवर में काम माना जाता है। और सबसे बड़ा जो फैक्टर है दोस्तों वो है राम मंदिर। राम मंदिर का उद्घाटन है जनवरी 2024 में, इलेक्शन मार्च से स्टार्ट होने को है। इस चीज को बीजेपी अच्छी तरह से बुनाएगी और जो भी लोग राम जी में श्रद्धा रखते हैं वो उसको तो बीजेपी अपने फेवर में बिल्कुल लेकर के चली जाएगी। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है 2024 के चुनाव को, जहां बीजेपी ये बात को साबित करेगी कि राम मंदिर बनाना उनके मैनिफेस्टो में था और उन्होंने इस वादा को पूरा किया। यूसीसी आजकल चर्चा में, अगर बीजेपी इस पे भी बिल आती है तो एक मेजर पार्ट ऑफ द सोसाइटी को वो अपने फेवर में खींच लेती है। और एक बात, अब जैसे कि इन्होंने नाम रखा ऑपोजिशन के अलायंस ने INDIA, शॉर्ट फॉर्म इंडिया, अब इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि इस INDIA में 2 आई है, 2 आई को अगर हटा दे तो वो एनडीए बन जाता है। मीन्स INDA, पहला आई मतलब INDA और दूसरा आई फिर आई, यानी INDA मतलब वापस से एनडीए ही आएगी। इस बात को भी बीजेपी के लोग कह रहे हैं। तो INDA, पहला आई से आई मतलब आ गई, एनडीए दूसरे आई से आई मतलब INDA, तो यही तो है। तो इस चीज को भी वो अपने फेवर में बुना रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स मैंने आपको दोनों साइड से समझा दिया है किस किस, अगर ये सारे फैक्टर्स, पहले वाले जो फैक्टर्स अगर फेवर करते हैं तो ऑपोजिशन अलायंस बिल्कुल सत्ता में आ सकती है। और अगर ये सारे फैक्टर्स जो दूसरे साइड से मैंने बताया कि 224 सीटें बीजेपी पिछली बार अपने दम पे जीत के आई थी, 50% से ज्यादा वोट शेयर लेकर के आई थी, तो बीजेपी फिर से सत्ता में आने में उसे दिक्कत नहीं होगी। मोदी जी से बड़ा आज नेशनल लेवल पे सच में कोई नाम नहीं है, ऑपोजिशन के पास वो चेहरा नहीं है, या ऑपोजिशन उस चेहरे को अच्छे से प्रोजेक्ट नहीं कर पा रही है। तीसरा मैंने बताया कि डेवलपमेंट, 370, राम मंदिर, इस सब को बीजेपी इस बार फिर से अच्छे से बुनाएगी और वोटों में कन्वर्ट कर पाएगी। उसके बाद आपको मैंने बताया INDI में 2 आई है और इस आई को बीजेपी इस तरह से दिखा रही है कि INDA। और जो सबसे पांचवा जो सबसे बड़ा फैक्टर है कि इंडियन इकोनॉमी में बहुत जबरदस्त सुधार हुआ है और भारत की छवि बहुत सुधरी है, भारत की सिक्योरिटी में बहुत भयानक सुधार हुआ है। इन पिछले दशकों में बहुत सारी योजनाएं हैं जो बीजेपी जिसके चलते वोट को हासिल कर सकती है, चाहे वो जनधन योजना हो, बैंक खाता खोलने का योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, गैस पहुंचाने का योजना हो, या ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, 80 करोड़ को अन्न पहुंचाने का योजना हो,
तो इस तरह की चीज़ों को बीजेपी बना सकती है। तो मैंने आपको दोनों कंडीशन दोनों बता दिया है। अब ये तो वक्त ही बताएगा किसकी सरकार आती है। हम लोग सारी पार्टियों को शुभकामनाएं हैं। वो अपने दम खम से और अपने पॉजिटिव थॉट्स के साथ आगे बढ़े और देश में एक अच्छी सरकार आए जो देश को आगे ले जाए। लेकिन एक चीज़ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्तों, अगर बीजेपी नहीं आई, बीजेपी अपने दम पे 200 सीट भी नहीं जीत पाएगी अगर ऑपोजिशन वाला फैक्टर फेवर में जाता है। और अगर बीजेपी के साइड में इस बार फेवर में जाता है और ऑपोजिशन अलायंस अगर ये काम उतना नहीं कर पाती है, मतलब वोटों में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं ऑपोजिशन अलायंस में, तो मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी 350 सीट भी इस बार जीत सकती है। खैर ये वक्त ही बताएगा। तो हम लोग बने रहेंगे। और यारी द फ्रेंडशिप ये चैनल हमारी टीम लगी हुई है ओपिनियन पोल बताने के लिए। और ये इस ओपिनियन पोल में हम लोग अलग अलग शहर में जा करके अलग अलग लोगों से पूछ रहे हैं उनका क्या कहना है, वो INDIA के साथ जा रहे हैं या NDA के साथ जा रहे हैं या फिर INDI के साथ जा रहे हैं। तो वो सब में हम आप लोग को बताएंगे। तो बने रहिएगा यारी द फ्रेंडशिप के साथ और इलेक्शन के अपडेट्स के लिए। और सारी पार्टियों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।